सवाल आज ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या केवल जेएनयू से डिग्री पाए लोगों को मिलेगी? सवाल ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए राजनीतिक पार्टियों की अप्रोच सिलेक्टिव क्यों है? तारिक फतेह को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, भले उनके साथ मारपीट हो जाए, कोई संगठन उनके लिए खड़ा नहीं होता। शाजिया आलमी को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, उनको भले ही जामिया मिलिया से भगा दिया जाए कि आपको अपनी बात नहीं कहने देंगे, कोई संगठन उनके साथ नहीं खड़े होता। लेकिन गुरमेहर कौर एक ट्वीट करती हैं तो इस देश के तमाम बड़े कलाकार, लेखक, पत्रकार उनके साथ खड़े हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि 20 साल की लड़की से अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही। योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े खिलाड़ी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उस विषय पर टिप्पणी करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये गंवार हैं, अनपढ़ हैं, इनको टिप्पणी करने का अधिकार क्यों है? योगेश्वर, लड़की को गाली देना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, इसको सब मान लेते हैं, लेकिन देश को गाली देना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, इसको मानने के लिए कितने लोग तैयार हो रहे हैं? पिछले 1 साल से बहस चल रही है। देखिए, आप कहीं भी कभी देखिए, बिल्कुल कभी भी देखिए आप, या जेएनयू मामला हो, देश तोड़ने की, वहाँ पे कितनी बातें हुई, उसमें भी लोग दो भाग में बटे, कुछ देश के खिलाफ हुए खड़े, कुछ देश हित में खड़े हुए। उसमें भी उनको अच्छा बताया कि भाई ये इनकी आज़ादी है, ये कन्हैया की, खालिद की। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसके बाद उनको डिबेट में ही लाया जाता है, टीवी पे दिखाया जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको देख के आते हैं कि भाई हम देश के खिलाफ बोलेंगे और हमारे जो राजनीति है वो चमकेगी। और कुछ नेता लोग ऐसे देश में हैं, पहले भी थे, जिससे देश को काफ़ी नुकसान हुआ, और आज भी हैं, जो देश के खिलाफ भड़काते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, देश की एकता को तोड़ते हैं। और वही कारण है कि आज भी इतनी डिबेट चल रही है। किसी को अपनी बात रखने का हक है, किसी को नहीं है। इस देश में हर जगह ऐसी ये दोगली बातें होती रहती हैं। आप किसी भी मुद्दे पर आप बात कीजिएगा तो 2 तरह की बातें होंगी। कुछ लोगों को आज़ादी है बोलने की, कुछ को नहीं है। कुछ को देश के लिए बोलने की आज़ादी है, कुछ को देश तोड़ने के लिए भी आज़ादी है। ये बहुत सी बातें जो समझ से परे हैं लोगों के। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह लोग राजनीति घुसाते हैं, अपना राजनीति स्वार्थ देखते हैं, उसमें देश का कितना नुकसान हो, बस उनकी राजनीति चमकनी चाहिए। और सबसे बड़ा कारण इस देश में, जो देश आज उस पे खड़ा है, इस इतने खतरनाक मोड़ पे, उसमें सबसे बड़ा आती है राजनीतिक पार्टियों का है, जो देश को तोड़ने वालों के साथ लोग जब खड़े हो जाते हैं। इसमें मैं ये नहीं है कि जो भी बात है इसमें आप जेएनयू मामला हो या कुछ भी हो, हर जगह मतलब ये देखते हैं कि हमारा फायदा किस चीज में है, ये देखते हैं इसमें देश को कितना नुकसान होगा, देश के खिलाफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे तो नहीं हो रहा है। देश को तोड़ने का काम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे तो नहीं हो रहा है, लेकिन वोट जीतने की राजनीति के नाम पे तो जरूर हो रहा है। तो क्या हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को बंद करने के लिए तैयार हैं जो इस मुल्क के लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर? आपने इंटरव्यू किया, ये अच्छा जो खेल चला है राजनीति का, जिसने आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के स्तर को इतना नीचे लाया है। रहमान, सुनिए ना, आए दिन एक नया हीरो बनाती है राजनीतिक पार्टियां, टीवी चैनल के जरिए उनको रिक्रूट किया जाता है। सही है। कभी वो हार्दिक बन जाता है, कभी वो कन्हैया बन जाता है, कभी वो मरने के बावजूद रोहित वेमुला बन जाता है, कभी वो जसलीन कौर बन जाती है, कभी वो सबा कादरी बन जाती है, और कभी वो गुरमेहर कौर बन जाती है। 4 दिन के बाद उनका पता नहीं होता। राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा कमाती हैं, फिर प्यादों को मरवा देती हैं, हटा देती हैं। लेकिन आप सब लोग तो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जावेद अख्तर तो पढ़े लिखे हैं। नहीं, यही अगर वो आमिर खान जब कह रहे थे कि मेरी पत्नी को डर लगता है, उस दिन कहते ना कि आमिर खान अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा नहीं है, इस देश से मोहब्बत, तब मैं मानता सर। उस दिन तो वो कुछ नहीं बोले। देश से मोहब्बत करता है, वो ये देख ले कि पिछले 15 वर्षों में राजनीति ने हमारे देश का क्या हाल कर दिया है। क्या हम लोग कभी इतने बटे हुए थे? आज लोग एक दूसरे का खून करना चाह रहे हैं। आज यूनिवर्सिटी में कोई सेफ नहीं है। अब बहनों का, लड़कियों का रेप करने की धमकियां खुलेआम वायरल होती जा रही हैं। ऐसे समाज में हम क्या करें? सर, इसमें भी तो डबल स्टैंडर्ड है ना, इसमें भी तो डबल स्टैंडर्ड है। रहमान, शाजिया, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। जेएनयू कांड के बाद जितना हंगामा हुआ और रामजस के बाद गुरमेहर कौर को ट्विटर पे, फेसबुक पे किसी ने धमकी दी कि रेप कर देंगे, तो पूरे देश में बवाल हो गया। उसी जेएनयू कैंपस के अंदर रेप हो गया, वहां के पढ़ने वाले ने रेप कर दिया, पुलिस में केस दर्ज हुआ। कितने संगठन सड़क पे उतरे, कितनों ने झंडा निकाला, कितनों ने कहा कि इसको गिरफ्तार करो, फांसी पे चढ़ाओ। बताइए, याद आता आपको? बिल्कुल रोहित, देखिए 2 चीजें मैं कहना चाहती हूँ। ये गया है कि हम लोग जो हैं पढ़े लिखे छोड़िए, जहालत से भरे छोड़िए, आप कौमों में बटे हुए, जातियों में बटे भी हटा दीजिए, लेकिन अब एक सोचिए, हम लोग इतने ज़्यादा पॉलिटिकल हो गए हैं
कि एक इंसान या एक चाहे आदमी हो या औरत अपने को सिर्फ एक कांग्रेसी या सिर्फ एक वामपंथी दल का नुमाइंदा या एक सिर्फ भाजपा का सिर्फ वैसे ही देखना चाहते हैं। इनमें इंसानियत मर गई है कि वो किसी और के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये इनके सारे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स ही कुर्बान हो गए हैं। उनको लगता है सिर्फ और सिर्फ वो एक पार्टी का हिस्सा है, तो आप उसी पार्टी के मतलब एक गुलाम की तरह हैं और सोच पर ताला लगा है। लेकिन गुरमेहर के जो सपोर्टर्स हैं इस वक्त, अभी आपके चैनल पर भी बैठे हैं कुछ सपोर्टर्स, मैं उनसे पूछना चाह रही हूं और गुरमेहर को भी पूछना चाहिए ये सवाल मैं चाहती हूँ गुरमेहर राहुल गांधी से करें और अरविंद केजरीवाल से करें। आप जरा जहन में मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट लगेगा भाई साहब, मामला है 1 मिनट लगेगा। तो नहीं राष्ट्रवाद का जो जामा किसी 1 मिनट बोलने दीजिए, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए, खत्म करने दीजिए बात को। मुझे का जो मामला मुझे बोलने दीजिए, मैं खत्म कुछ कह रही हूं। एलिगेशन का आप डरिए नहीं, आप बोलने दीजिए। अरे आप डरिए नहीं भाई साहब, डरिए नहीं, बोलने दीजिए ना। डर किस बात का है? दल ने डर क्यों रहे हैं आप? डर के मारे आप बड़बड़ाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल मेटाफोर है, उस पर राष्ट्रवाद का जामा पहना नहीं उतरे। आप पूरा कर ले। ना स्वाधीनता संग्राम का कोई हिस्सा है, ना शहीदों का हाजिरी है, ना आजादी लफ्ज है। फौद हलीम वो पूरा कर ले, उसके बाद बोल लीजिएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो फिर दोनों के लिए। जी मैं समझ गई वो क्यों घबराए हुए हैं, मैं वो समझ में आ जाएगा क्यों घबरा के बोल रहे हैं, वो क्यों मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर गुरमेहर को ये सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं इनसे जानना चाहूंगी कि क्या ये अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और सीपीएम दलों से जाकर कहेंगे कि बाकायदा देश में अपना स्टैंड पाकिस्तान पॉलिसी को ये लोग बताएं। क्या अरविंद केजरीवाल, वामपंथी दल सीपीएम, सीताराम येचुरी से लेकर मिस्टर राजा और राहुल गांधी के सारे सपोर्टर्स और सारे कांग्रेसी क्या कहेंगे अब कि हम लोग पाकिस्तान को अपने देश के शहीदों की शहादत के लिए ब्लेम नहीं करते हैं? क्या वो डोंट ब्लेम पाकिस्तान रैली निकालेंगे और गुरमेहर को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, या गुरमेहर के नाम का इस्तेमाल कर आधे आधा चलेंगे फिर रुक जाएंगे? क्या वो डिमांड करेंगे, क्या राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलेंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ अमन चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल अपने रैली से बोलेंगे कि हम किसी तरह से अमन चाहते हैं, हम पाकिस्तान को कोई ब्लेम नहीं करना चाहते? हिम्मत है तो करके दिखा दें। अगर गुरमेहर के पूरे सपोर्टर्स है तो करके दिखा दें। चुनौती है। ठीक है फौद हलीम, अब मेरा सवाल आपसे है सर, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादियों ने लड़की को रेप की धमकी दे दी। सर ठीक है, धमकी दे दी, बहुत गलत किया, केस दर्ज हुआ, लड़की तो डीसीडब्ल्यू गई, जिन राष्ट्रवादियों पे आपने आरोप लगाया वो थाने गए, केस पे केस दर्ज कीजिए और ढूंढिए किसने धमकी दी है। लेकिन सर जब आपका अनमोल रतन रेप के केस में पकड़ा जा रहा था, क्योंकि आपका आदमी था, तो आपका कोई संगठन सड़क पे नहीं उतरा उसी जेएनयू कैंपस में? सर क्यों? तब लड़की के लिए दर्द नहीं हुआ सर आपको? जब तस्लीमा नसरीन को बंगाल से भगाया जा रहा था सर, तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद नहीं आती थी आपको? साहब नहीं, आप सवाल खत्म कर दीजिए, मैं बोलता हूं। 2 सवाल है सर, दोनों का जवाब दे दीजिएगा। हाँ, आपका सवाल खत्म हुआ? हाँ सर, 2 सवाल है, मैंने पूछ दिए, आप जवाब दे दें दोनों का। जी ठीक है, तो पहले बात, मुझे अफसोस है कि शाजिया इल्मी औरत होने के बावजूद गुरमेहर कौर के ऊपर में जो बलात्कार के जो ये लाए गए थे उसका उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के समझ जो है राष्ट्रवाद का, उसमें मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप कीजिए ना। सर आपने अनमोल रतन के खिलाफ मोर्चा निकाला था क्या? बोल ले सर, आपने अनमोल रतन के खिलाफ मोर्चा निकाला था क्या? आपने अनमोल रतन के खिलाफ मोर्चा निकाला था क्या? बताइए ना सर। है तो बोल लीजिए। आपने अनमोल रतन के खिलाफ मोर्चा निकाला था? अगर नहीं निकाला तो किस मुंह से उनसे सवाल पूछ रहे हैं आप? ये बताइए ना। अगर वो प्रतिवाद नहीं कर रही है तो आप तो सर पे बैठा के घूमते थे सर अनमोल रतन को, टीवी पे भेजते थे राय रखने के लिए अपने संगठन की तरफ से। वो चेहरा था सर आपका, पोस्टर बॉय था, बोलते जाइए, पोस्टर बॉय था आपका वो। बताइए ना, आपने मोर्चा निकाला क्या उसके खिलाफ? बताइए, मोर्चा निकाला उसके खिलाफ? मैं आपसे ये बात साफ जाहिर कर रहा हूं, मैं साफ जाहिर कर रहा हूं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम किरण रिजिजू ने जिस तरीके से मैं सवाल पूछ रहा हूं, जेएनयू में बलात्कार कर देता है आपका आदमी सर, आप मोर्चा नहीं निकालते? या ट्विटर पे कोई लिख देता है रेप की बात तो आप हंगामा मचा के रखते हैं पूरे देश को, घोषित कर देते हैं? सर शर्म आनी चाहिए सर। कोशिश करने का ये सर इसे कहते हैं भागना, इसे कहते हैं सर भागना, सर इसे कहते हैं भागना। फौद हलीम साहब, इसे कहते हैं भागना सवाल से। आप ऐसे भाग रहे हैं सवाल से, देखिए आप भाग रहे हैं सवाल से। प्रतिवाद आप बोलिए ना सर, आपने प्रतिवाद किया था अनमोल रतन का और ये आपने निकाला था मोर्चा उसके खिलाफ, ये आपने लगाए थे नारे अपने आयशा के खिलाफ।
उतरे थे आयशा के लड़के मैं लड़के कह रहा हूं, सड़क पे ये उस मानसिकता गए का थे थाने में केस परिचय दर्ज कराने देती है, आयशा के लोग, जिसमें बताइए ना सर, राष्ट्रवाद को बलात्कारियों राष्ट्रवाद को आप लोग गाली देते हैं, करने का अपने कोशिश लोगों पर को अमली छुपाते जामा घूमते हैं सर, जो पहनाते बलात्कार करते हैं इनका कैंपस के अंदर। राष्ट्रवाद में स्वाधीनता राष्ट्रवाद को संग्राम बदनाम करते हैं, नहीं उसके है। बाद आप लोग इनका राष्ट्रवाद में ना आजादी शब्द सर, है, आप अपना ना राष्ट्रवाद स्वाधीनता बताइए ना सर, संग्राम जो में कश्मीर को शहीदों का तोड़ने की बात किसी करता है, का नाम बस्तर को अलग कर देने की इनका बात करता है, राष्ट्रवाद में अपना राष्ट्रवाद बताइए ना सर, अपना जो तो लड़कियों बताइए, का रेप आपने करता है क्या कैंपस में और उसके बाद रैली निकाल रहे हैं आप हो 2 जाता मिनट है के लिए यही है कि शाजिया पाकिस्तान इल्मी के और साथ भारतीय अमन जनता चाहिए। पार्टी के वो लोगों व्यक्ति की को। आजादी थोड़ा डर लगना लगा नहीं मिलती, आपको, तस्लीमा थोड़ा नसरीन डरने बंगाल में लगे जो आप, आपकी सरकार रहती है घबराहट हो रही है थोड़ी थोड़ी, आप जो सवाल थोड़ा डरने लगे आप, जेएनयू के मेरे बारे में- सवाल से घबरा गए आप थोड़े से, लग मेरा रहा है सवाल बड़ा मुझे सीधा ऐसा। था, आप किरण रिजिजू का ढोल बजाते रहे, लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। थोड़े घबरा गए आप। सर, समझ में आ गया सर, ज्यादा बोल रहे हैं। समझ में आ गया सर, डबल स्टैंडर्ड साफ दिखाई देगा सर, क्यों है सर डबल स्टैंडर्ड साफ दिखाई देगा। फौद अलीम साहब, डबल स्टैंडर्ड दिख गया सर, पर्दाफाश हो गया डबल स्टैंडर्ड साफ पता लग गया सर, आज पता लग गया, आप एक्सपोज हो गए भाई साहब, आप एक्सपोज हो गए। जनता पार्टी उतरी पता लग गया सर, पता लग गया लाएंगे भाई साहब, कितना सर, पता लग गया, तरीका सब समझ में आ गया, नहीं, आपकी गाड़ी नहीं चल रही वैसे। आज तरीका पता लग गया सर, आज तरीका पता लग गया सर, अपना आदमी हो तो मुंह ढक के सो जाओ, दूसरे का हो तो चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाओ, बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गया सर, फुटेज नहीं मिलेगा, नहीं बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गया। अब चुप बताइए, मुनव्वर राणा साहब से बात सुनिए, ये समझ लीजिए आप जाना है, उनसे हमने 6 बजे तक का समय लिया था, अतिरिक्त समय उनको रोका है, और वो आदि नहीं है ऐसी बहसों में बैठने के जहां सब लोग चिल्लाते हो एक साथ बैठ के। एक बार उनको सुन लेने दीजिए, कुछ अच्छी बात शायद आप लोगों के भी काम आ जाए। मुनव्वर राणा साहब, मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप लोग बोल रहे होंगे तो कोई और बीच में नहीं बोलेगा, जब आप अपनी बात रख रहे होंगे, इस बात का लिहाज करते हुए कि आप उम्र दराज हैं। मैंने कुछ उदाहरण दिए सर, जी मैं अर्ज कर रहा ठीक है, था आप बोल लें, मैं सवाल नहीं पूछ रहा, आपने बोल या लें। लोगों ने ये समझा कि मैं जावेद अख्तर की तरफदारी कर रहा हूं, तो यहाँ तरफदारी की बात नहीं है। जब उन्होंने जब आखिरी सेशन में जब उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में ये बात कहा कि भारत माता की जय, तो उस पर भी हम खुश हुए। हमने कहा नहीं, बात तो सही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसको इस तरह लेते हैं कि भारत माता की जय, तो हम इसलिए हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम तो दिन में 92 बार 92 टाइम्स हम यहाँ सजदा करते हैं, इस मिट्टी को चूमते हैं, यहाँ नमाज पढ़ते हैं, हम इसको मादरे वतन कहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है, हमारा एक शेर है कि चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं, बहुत आसान है कमरे में बंदे मातरम कहना। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि ये जो झगड़े हैं, क्योंकि हम जहाँ से हमारी तरबियत हुई, तालीम नहीं तरबियत हुई, तो उसमें नफ़रतों की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम आज भी यही चाहते हैं सरदाना साहब कि आपके इस चैनल के माध्यम से या जो भी हो, ये होता क्या है कि पाकिस्तान की आड़ लेकर 20 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। हम तो ये कहते हैं कि कौन सा बुरा दिन था कि पाकिस्तान पैदा हो गया, राणा साहब, क्योंकि पाकिस्तान की पैदाइश से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हम हिंदुस्तानियों में, हम मुसलमानों को हो रहा है, और मुसलमानों की वजह से बहुत से हिंदू भी उसमें नुकसान में आते हैं। राणा साहब, तो एक मेरी चीज तो बताइए सर, गुजारिश यही है, एक चीज बताइए कि सर, अगर उन्होंने एक मिनट एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, 1 मिनट में आपको ओके देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए क्या? जरूरत है आपको? जिस मकाम पे आप हैं, जितना प्यार इस देश ने आपको दिया है, नहीं, हाँ नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अगर पाकिस्तान जैसी बात करता भी होगा बिल्कुल नहीं। तो 20 करोड़ मुसलमानों में वो तमाम जिनको ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से भी, वो इस मैं बात एक पे बात- एतराज यही- करते होंगे या बुरा मानते मैं होंगे, यही- वो यही उल्टे आपको- जवाब दे देते होंगे जैसे आप दे रहे हैं मैं पूरे फख्र आपको के साथ। सरदाना साहब, मैं आपको सरदाना साहब, 1 मिनट, मैं सरदाना साहब यही आपको लाना चाहता था कि हिंदुस्तान के कानून में अगर कोई शख्स किसी को माँ की गाली देता है तो उसके खिलाफ FIR होता है और वो पकड़ा जाता है। हमारे मुल्क में एक मामूली नेता, एक सड़ा हुआ आदमी अचानक, मुनव्वर राणा तो खैर बहुत मामूली आदमी, मुनव्वर राणा से बड़े लोगों को कह देते हैं कि ये पाकिस्तानी है। तो ये इंक्वायरी हो, अगर वो पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, तो वो बाहर क्यों घूम रहा है? उसको सरहद पार करा दीजिए। सर, और अगर वो आदमी गलत बोल रहा है सर, तो उसको कम से कम उसके शहर से 1000 किलोमीटर दूर जेल में रखिए। थोड़ी सी बात इतर जा रही है, थोड़ी सी बात परे जा रही है सर। मैं थोड़ा सा एक नहीं होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर आपको वापस लाना चाहता हूं। ये कतई नहीं है कि अनपढ़ का मतलब जो है वो ये कतई नहीं है कि वो जाहिल है। जाहिल के मतलब दूसरे होते हैं। और पहलवान लफ्ज जो है उससे जाहिलियत, मैंने आपसे बताया कि शायर पहलवान होते थे। हमारे यहाँ इस्लाम में तो पहलवानी के बगैर इजाजत नहीं थी कि वो मुसलमान हो। तो ये गाली नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है।
डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिर सी बात ये जो पहलवान है या जो भी लोग हैं, इन्होंने ये अपनी लाइन के पहलवान हैं। जैसे हम लोगों को मजाक में लोग कहते हैं ये पहलवान अदब है, आपको हम कहेंगे ये पहलवान चैनल है। तो पहलवान एक टाइटल है। नहीं राणा साहब, आप तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख भी लूं, मैं आपकी बात को मान भी लूं सर, तो भी मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि जावेद अख्तर साहब ने शायराना अंदाज में कहा था या बेइज्जत करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने जो कहा था वो साफ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अब मैं ये सवाल योगेश्वर दत्त आपसे पूछ रहा हूं, और वो सवाल बड़ा सीधा सा है। मुनव्वर राणा साहब ने कहा कि मां की गाली देना भी अपराध है। मां को गाली देना अपराध नहीं है। जो कह रहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस देश को करोड़ों लोग मां मानते हैं अपनी, उसके पक्ष में राजनीतिक पार्टियां खड़ी होती हैं, तो क्या आपको, बबीता को, सहवाग को, मुझे बुरा नहीं लगेगा? क्या हमें बुरा मानने का भी अधिकार नहीं है? वो भी छीन लिया जाएगा? देखिए, नहीं, बिल्कुल बुरा लगेगा। और मैं तो मानता हूँ खिलाड़ी है कोई भी हो जो देश में, देखिए पहले तो मैं एक बात, मेरी बात नहीं मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, और मेरे को नहीं अच्छा लगता कोई मेरे बीच में बोले। जब मैं अपना पक्ष रखता हूं तो आप प्लीज चुप रहिए, क्योंकि मैं बहस करने का आदमी नहीं हूं। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, बस मेरी बात सुन लीजिए। मैं कुछ बोलूं उसके बाद आप बोलना प्लीज। मैं बोलता हूं देश का कोई भी नागरिक हो, खिलाड़ी हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर, कोई नेता लोग हो, मेरा यह है कि वो देश के लिए सोचे, उसके बाद उसका जो भी है निजी स्वार्थ वो बाद में आता है। और देश तोड़ने वाले हमेशा, आप देश के किसी भी कोने में डेली 2-3 या हफ्ते के अंदर कोई ना कोई बात देश के खिलाफ जरूर उठती है, आवाज़ उठती है। वो कभी जेएनयू से उठती है, कभी किसी और यूनिवर्सिटी से उठती है, वो उठती रहती है। और ये बोले कि जावेद अख्तर साहब ने शायराना अंदाज में बोला था। अगर शायराना में बोला था, जावेद अख्तर साहब एक ट्वीट और कर सकते हैं कि भाई मैंने शायराना अंदाज में बोला था, मेरा इसका बिल्कुल भी गलत मतलब नहीं था। और हम इतने भी, भगवान की दया है, इतने भी कम पढ़े लिखे नहीं है। अपना जो भी हम समझ है थोड़े बहुत अपने यूज कर लेते हैं, और इतनी समझ तो है हमने कि देश जोड़ा कैसे जाता है और देश तोड़ा कैसे जाता है। देश के साथ देशभक्ति क्या चीज़ होती है, देश के साथ गद्दारी क्या चीज़ होती है। अगर हमें इतना नहीं पता होता तो हम भी आज देश तोड़ने वाले की लाइन में खड़े होते। इसलिए हमें अपने देश से प्यार है और प्यार रहेगा। और हम जो भी हमें लगेगा कि हाँ यहाँ हमें जरूरत है बोलने की, एक खिलाड़ी होने का यह मतलब नहीं है कि वो कहीं भी किसी भी मुद्दे पर ना बोले। हम खिलाड़ी से पहले हम एक हिंदुस्तानी और अपने देश के लिए बोलते हैं और सोचते हैं। और जो हमें लगता है कि हाँ यहाँ हमें बोलना चाहिए, हम बोलेंगे। और आप सभी को बोलना चाहिए, क्योंकि हम जिस देश का कहते हैं, जिस देश की मिट्टी में जन्म लिया है, अगर हम वहाँ के नहीं है तो हम कहीं के भी नहीं है। वो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, सब हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान तब तक आगे नहीं बढ़ सकता तब तक सब एक होकर इसको आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं देंगे। और मेरा फिर भी यही कहना है कि जो देश तोड़ने की बात करता है, मैं उनके हमेशा खिलाफ और खिलाफ रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर राणा, शाजिया इल्मी, रहमान अब्बास और फवाद हलीम, आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। हमने समय बढ़ा दिया, उसके बाद भी आप रहे हमारे साथ दर्शकों का सम्मान करते हुए, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। लेकिन ये बताते हुए कि अगली बार जब भी आप इस तरह की बात सुने कि अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, तो ये ध्यान दें कि उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे को एंजॉय करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अखबारों में, टेलीविज़न चैनल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया के हर माध्यम पर लोग खुलेआम जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। और ना केवल बोल रहे हैं, बोलकर निकल भी जा रहे हैं, हीरो भी बन जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां उनको हाथों हाथ भी ले रही हैं, और उसके बाद फिर वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई। फिलहाल इतना।